एक छोटे से गांव अम्बापुरा में एक गरीब लड़की चंपा अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। चंपा का परिवार कई दिनों से भूख और गरीबी से जूझ रहा था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और अब वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ इस छोटी सी झोपड़ी में जीवन बिता रही थी। दादी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा था और चंपा अपनी दादी के लिए कुछ विशेष करना चाहती थी, पर उसके पास साधन नहीं थे। एक शाम जब दोनों चूल्हे के पास बैठे थे, दादी ने धीमी आवाज में एक रहस्यमयी बात कही। चंपा, हमारे पूर्वजों के पास एक ऐसी रसोई थी जिसमें जादू का असर था। वो रसोई तिरंगे में चमकती थी और उसने बनाई हर चीज भूख को हमेशा के लिए शांत कर देती थी। क्या दादी, ऐसी रसोई कैसे हो सकती है? क्या वो रसोई अब भी कहीं है? शायद, अगर कोई सच्चे दिल और मेहनत से उसकी खोज करे तो उसे वो जादुई तिरंगे वाली रसोई मिल सकती है। पर ध्यान रखना, उस तिरंगे वाली रसोई का जादू तभी चलता है जब दिल सच्चा और इरादा नेक हो। चंपा उस रात यही सोचती रही कि क्या सच में कोई ऐसी जादुई तिरंगे वाली रसोई हो सकती है जो भूख को हमेशा के लिए मिटा दे। फिर अगली सुबह चंपा ने ठान लिया कि वो उस जादुई तिरंगा रसोई की खोज करेगी। वो गांव के बाहर जंगल में जाती है। तिरंगा रसोई के बारे में सोचते हुए वो पेड़ पौधों के बीच से गुजर रही थी। तभी उसकी आंखें एक अजीब जगह पर टिक गईं। उसे वहाँ पर झाड़ियों के बीच बनी एक सुंदर सी तिरंगे जैसी रसोई दिखाई दी, जिसमें से हल्की तिरंगी रोशनी फूट रही थी। क्या ये वही जादुई तिरंगा रसोई हो सकती है जिसके बारे में दादी ने बताया था? वो धीरे धीरे उस तिरंगा रसोई के पास गई, लेकिन अचानक तिरंगा रसोई में से एक मीठी आवाज गूंज उठी। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? मेरा नाम चंपा है। मेरी दादी ने इस जादुई तिरंगा रसोई के बारे में मुझे बताया था। मैं अपने परिवार के लिए कुछ खाना बनाना चाहती हूँ ताकि हमें भूख न सताए। अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी, पर ध्यान रखना, ये जादुई तिरंगा रसोई तभी काम करती है जब इसे सच्चे दिल से इस्तेमाल किया जाए। जो भी खाना चाहिए बस उसका नाम पुकारो और खाना खुद ब खुद प्रकट हो जाएगा। चंपा हैरानी और खुशी से भर उठी। उसने धीरे से कहा, दाल चावल। और देखते ही देखते उसके सामने गर्मा गर्म एक कटोरा दाल और चावल का थाल प्रकट हो गया। खुशबू से पूरा जंगल महकने लगा। चंपा हैरान रह गई और वो खाना लेकर जल्दी जल्दी अपनी दादी के पास पहुंची। फिर दादी और चंपा ने वो खाना बड़े शौक से खाया और उनके दिल में एक संतोष और खुशी का भाव जाग उठा। फिर अगले दिन चंपा ने गांव में ढेर सारे भूखे बच्चों को देखा जो एक वक्त का खाना भी नहीं खा पाते थे। उसने सोचा, क्यों ना इस जादुई तिरंगा रसोई का जादू औरों के साथ भी बांटा जाए। उसने तिरंगा रसोई के पास जाकर धीरे से कहा, ढेर सारी पूड़ी और आलू की सब्जी। रसोई के अंदर हल्की हरी, सफेद और नारंगी रंग की रोशनी फैली और उसकी आवाज गूंज उठी, पूड़ी और आलू की सब्जी तैयार हो रही है। रसोई की तिरंगी रोशनी चमकी और वहाँ ढेर सारी पूड़ियाँ और सब्जी की थाली प्रकट हो गई। जैसे ही वो खाना लेकर गांव में बच्चों के पास गई, बच्चों की आंखों में भूख की जगह अब आश्चर्य और खुशी झलकने लगी। दीदी, आपने ये खाना कहाँ से लाया? हमारे पास तो इतनी रोटियाँ भी नहीं होती। ये जादुई तिरंगा रसोई है जो हमारी भूख मिटाने आई है। तुम भी कुछ और खाना चाहो तो बोलो। मिठाई, हमें मिठाई खानी है। चंपा ने फिर से तिरंगा रसोई का नाम लिया और कहा, हे जादुई तिरंगा रसोई, मुझे ढेर सारी मिठाइयाँ चाहिए।
और तुरंत ही उसके हाथ में गुलाब जामुन, लड्डू और बर्फी जैसी मिठाइयाँ आ गयी। बच्चे मिठाई पाकर खुशी से झूम उठे और चंपा की तारीफ करने लगे। अब चंपा इस तिरंगा रसोई का उपयोग गांव के सभी जरूरतमंदों के लिए करने लगी। जादुई तिरंगा रसोई अब गांव में चंपा के घर के पास ही आ गई थी। अब जब भी कोई भूखा व्यक्ति चंपा के पास जाता और किसी खाने का नाम लेता, वो खाना जादुई तरीके से उसके सामने प्रकट हो जाता। जैसे जैसे समय बीतता गया, चंपा की इस जादुई तिरंगा रसोई की खबर पूरे गांव में फैल गई। फिर एक दिन गांव के मुखिया रामदास जी ये सुनकर हैरान हुए और चंपा से मिलने उसके घर आए। चंपा, ये तिरंगा रसोई तो बहुत अद्भुत लगती है। क्या ये सच में जादुई है? क्या तुम हमें भी दिखा सकती हो? जी मुखिया जी, ये रसोई जादुई तिरंगा रसोई है। जो भी खाने का नाम लेता है, उसे जादू से वो खाना मिल जाता है। क्या ये सच में काम करती है? क्या मैं एक बार आजमा सकता हूँ? चंपा ने इशारा किया और मुखिया ने धीरे से कहा, खीर और पूड़ी। और तुरंत ही उनके सामने खीर और पूड़ी की थाली सज गई। अरे वाह, ये तो सचमुच जादुई है। ये तिरंगा रसोई हमें कभी भूखा नहीं रहने देगी। धीरे धीरे ये जादुई तिरंगा रसोई गांव की भूख और गरीबी का समाधान बन गई। अब कोई भी भूखा नहीं रहता था। फिर एक दिन जादुई तिरंगा रसोई ने आखिरी बार चंपा से कहा, चंपा, तुमने सच्चे दिल से मेरी शक्ति का उपयोग किया है। याद रखना, इस तिरंगा रसोई का जादू तब तक चलेगा जब तक तुम इसे जरूरतमंदों के लिए उपयोग करोगी। इस जादुई तिरंगा रसोई का मकसद है भूख को मिटाना और प्रेम को बढ़ाना। इसके बाद वो जादुई तिरंगा रसोई धीरे धीरे अदृश्य हो गई, पर उसकी अदृश्य शक्ति अब चंपा के साथ हर जगह रहती थी। चंपा की इस तिरंगा रसोई ने गांव के सभी लोगों को एकता, प्रेम और सेवा का महत्व सिखाया। इस तरह चंपा की जादुई तिरंगा रसोई ने गांव में हमेशा के लिए खुशहाली फैला दी और यहाँ चंपा भी अपनी दादी के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगी। लक्ष्मणपुर गांव में हरिया अपनी पत्नी मंजू और बेटी वर्षा के साथ रहता था। हरिया लोगों के कपड़े सिलकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। हरिया उस पूरे गांव में सबसे गरीब था। बाबा, माँ, अब तो सो जाओ। देखो ना, कितनी रात हो गई है। बस बेटी, ये 2 लहंगे और बना लूं। कल ग्राहक को तैयार करके देने हैं। लो जी, ये वाला मैंने काट दिया है, अब आप सिलाई लगा दो। दोनों मियाँ बीवी इस तरह दिन रात मेहनत करते थे ताकि वो अपनी बेटी की अच्छी परवरिश कर सके। ऐसे ही समय बीता और वर्षा अब बड़ी हो गई। एक रोज जब हरिया घर लौट रहा था तो उसे देख गांव के 2 आदमी बातें करते हैं। अरे वो देखो, वो जा रहा है गरीब लड़की का बाप हरिया। अरे आज लड़की की जगह एक लड़का पैदा किया होता तो कम से कम नौकरी करके घर बार तो देख लेता, लेकिन इसकी बदकिस्मती तो देखो, एक तो गरीब, ऊपर से लड़की का बाप। पता नहीं ये गरीब अपनी बेटी को भी दहेज कैसे दे पाएगा। शायद इसलिए अभी तक इसकी बेटी के लिए कोई रिश्ता लेकर नहीं आया। मुझे तो इस पर बड़ा ही तरस आता है भैया। बेचारा हरिया चुपचाप घर आ जाता है और कपड़े सिलने लगता है। तभी मंजू उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ जी, आज कड़ी धूप से आते ही काम पर लग गए और आपने खाना भी नहीं खाया। सब ठीक तो है ना? मंजू, अपनी वर्षा अब जवान हो गई है। गांव में उसकी उम्र की सब लड़कियों की शादी हो गई, लेकिन अपनी वर्षा अभी तक कुंवारी है। दिन रात आंखें फोड़ फोड़ कर कपड़े सिल कर भी हम इतने पैसे नहीं कमा पा रहे कि उसकी शादी कर सके। हमारी तो 2 वक्त की रोटी का गुजारा भी ठीक से नहीं हो पाता, तो उसकी शादी कैसे करेंगे? आप परेशान मत होइए जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बस ऊपर वाले पर भरोसा रखिए।
बाबा माँ, थोड़े से चावल बचे थे, मैंने उसमें नमक और हल्दी बनाकर पका दिया है। चलो तीनों इसमें से थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। वर्षा के आते ही हरिया और मंजू भी अपने आंसू पोंछ लेते हैं। वर्षा एक कटोरा लाती है जिसमें थोड़े से चावल होते हैं, जिन्हें देख हरिया सोचता है, हे ऊपर वाले, इतने से चावल, इससे तो किसी का भी पेट नहीं भरेगा। वो बेटा, मेरा पेट आज भारी है, मुझे भूख नहीं है। ऐसा करो, तुम दोनों ही खा लो। दोनों माँ बेटी समझ जाती हैं कि थोड़े से चावल देखकर हरिया ने खाने से इनकार कर दिया। तभी उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है, जिसकी हालत बहुत खराब होती है। मेरी मदद करो, कोई इस गरीब को खाना खिला दो। उस बूढ़ी औरत के हाथ पर एक गहरा घाव लगा हुआ था। मंजू और हरिया उस बूढ़ी औरत को अपनी झोपड़ी में लाकर खाट पर बैठा देते हैं। फिर उसे पानी पीने को देते हैं और पूछते हैं, अरे अम्मा, ये चोट कैसे आई तुम्हें? बेटा, यूँ समझ लो कोई जानवर पीछे पड़ गया था। फिर हरिया उसके घाव पर कपड़े की कतरन की पट्टी बनाकर बांध देता है। हरिया की बेटी भी बड़े ही अच्छे स्वभाव की होती है। वो चावल का कटोरा बूढ़ी अम्मा को खाने को दे देती है। लो अम्मा, इसे तुम खा लो, तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? खुद के लिए घर में खाने को एक दाना नहीं है और सारे चावल लाकर मुझे दे दिए। तुम्हारे जैसा नेक दिल परिवार तो कहीं नहीं होगा। इस गांव में सभी लोग तुमसे अमीर हैं, लेकिन फिर भी उन सब ने मुझे खाना देने से इनकार कर दिया, मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत एक सोन परी में बदल जाती है। सोन परी? हाँ, मैं एक सोन परी हूँ और मैंने सबकी परीक्षा लेने के लिए ही ये रूप धारण किया था। लेकिन इस घर से अच्छा घर मुझे पूरे गांव में कहीं नहीं मिला। अब मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम जब भी किसी चीज को पुकार कर मेरा नाम लोगे तो वो सोने में बदल जाएगी। हरिया, जो लहंगा तुमने अपनी बेटी वर्षा की शादी के लिए बना कर रखा है, जरा उसे छूकर मेरा नाम तो लो। हरिया झट से बक्से में से वर्षा के लिए बनाया हुआ लहंगा बाहर निकाल कर लाता है और उसे छूकर सोन परी कहता है। पल भर में ही वो लहंगा सोने में बदल जाता है। ये करिश्मा देख वो सभी हैरान रह जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सोन परी, ये तो सचमुच कमाल ही हो गया। हाँ सोन परी, हमारी सारी परेशानियाँ खत्म हो गयी। आपने मेरे माँ बाबा को सब कुछ दे दिया सोन परी, आप सचमुच बहुत अच्छी हो। तुम सब अब खुश रहो, तुम्हें अब कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इतना कहकर वो सोन परी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। अब हरिया सोन परी का नाम लेकर पत्थर भी छूता तो वो भी सोना बन जाता, जिन्हें वो सुनार की दुकान में ले जाकर बेचा था, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अब वो एक बड़ा सा घर बनाकर रहने लगते हैं, जिसमें सुख सुविधा की हर चीज मौजूद होती है। अब वो उस गांव में सबसे अमीर हो जाते हैं। फिर वर्षा की शादी शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन के बेटे से हो जाती है और शादी में वो अपना वही सोने का लहंगा पहनती है। फिर हरिया और मंजू उसे ढेर सारे उपहार देकर हंसी खुशी से विदा करते हैं। अरे एक बार में समझ नहीं आता क्या तुम दोनों को? जब तक पहले के राशन के पैसे नहीं चुका देते तब तक तुम्हें एक मुट्ठी तो क्या एक दाना भी राशन का नहीं मिलने वाला। काका, आप तो जानते ही हैं कि हमारे घर के हालात कैसे हैं। हम जल्दी ही आपके राशन के सारे पैसे चुका देंगे। अरे घर के हालात जानता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार मुफ्त में राशन दे दूंगा। अभी जा रही हो यहाँ से या फिर और बेइज्जती करूँ तुम्हारी? राशन वाले की चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के मौजूद लोग आरती और दिव्या को देख रहे होते हैं। दोनों बहनें आंखों में आंसू लिए वापस अपने घर जाने लगती हैं। तभी दिव्या का सूट एक कील में फंसकर फट जाता है। गरीबी में आटा गीला, आज फिर से ये सूट फट गया है। हे ऊपर वाले, दुनिया भर की सारी मुसीबतें क्या तूने हमारी किस्मत में ही लिखी है?
दोनों बहनें उदास होकर अपने घर आ जाती हैं। वहीं उनकी माँ सुमन एक छोटी सी सिलाई मशीन पर बैठकर लोगों के कपड़े सिलने का काम कर रही थी। अरे माँ, अगर लोगों के कपड़े सिल लिए हो तो जरा अपनी बेटी का सूट भी सिल दो। क्यों, आज फिर फट गया क्या तुम्हारा सूट? और नहीं तो क्या माँ, अब तो गिने चुने 1-2 सूट ही बचे हैं, वो भी ऐसे ही फट जाया करते हैं। 2 साल हो गया है नया सूट खरीदे हुए, अब तो एक नया सूट दिला दो ना। हम कब तक इन पुराने सूट को सिल करके पहनेंगे? अब तो ये सूट सिलाई के लायक भी नहीं बचे। आरती, दिव्या, तुम दोनों जानती हो ना कि अभी घर के हालात कैसे हैं। किस तरह से मैं लोगों के थोड़े बहुत कपड़े सिलकर इस घर का खर्चा चला रही हूँ। अगर आज तुम्हारे बाबूजी जिंदा होते तो हमें यूँ छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना न पड़ता। अपनी माँ की बातें सुन और उसकी आंखों में आंसू देख दोनों बहनें नई सूट की जिद छोड़ देती हैं। अपने पति की मौत के बाद सुमन लोगों के कपड़े सिलकर दोनों बेटियों और घर का गुजारा चलाती थी। आरती, दिव्या बेटा, मैं जरा ये सेजल को सूट देकर आती हूँ, ठीक है? सुमन जैसे ही सूट लेकर खड़ी होती है कि तभी अचानक उसकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है। आह, मेरी कमर। माँ, आप दवाई लेकर क्यों नहीं आती हो? कब तक इस तरह कमर के दर्द को बर्दाश्त करती रहोगी? बेटा, अगर दवाई ले आई तो तुम लोग खाओगी क्या? वैसे ही उस राशन वाले का इतना कर्ज हो गया है कि अब तो घर के बाहर भी मुँह छुपा कर जाना पड़ता है। आप आराम करो, मैं और आरती ये सूट देकर आ जाएंगे। अपनी माँ को आराम करने के लिए बोलकर आरती और दिव्या सूट लेकर सेजल के घर जाती है। आरती दिव्या को फटे हुए सूट में देखकर सेजल कहती है, अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? माँ ने आपका सूट सिल दिया है, वही देने के लिए आए थे। सिलाया और फाड़ दिया है तुम्हारे सूटों की तरह। पहली बार देखा है किसी दर्जी की बेटी को फटे सूट में घूमते हुए। तुम्हारी माँ गाँव भर के कपड़े सिलती है, क्या उसकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो अपनी बेटियों के लिए नया सूट सिल दे? सेजल आरती और दिव्या के फटे सूट का मजाक उड़ाते हुए काफी हंसती है, जिसे देख दोनों बहनों को सेजल पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन कुछ न कहते हुए दोनों चुपचाप घर आ जाती हैं और सारी बात अपनी माँ को बताती हैं। हर कोई हमारे फटे सूट का मजाक उड़ाता है। अब इन फटे सूट को पहनकर हमारा तो घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। 2 दिन बाद गांव में इतना बड़ा कीर्तन होने वाला है, उसमें क्या हम दोनों बहनें ऐसे फटे हुए सूट को पहनकर जाएंगी? क्या ही इज्जत रह जाएगी गांव भर में हमारी। अपनी दोनों बेटियों को सूट के लिए इस तरह रोता देख सुमन को काफी दुख होता है। सुमन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो अपनी दोनों बेटियों के लिए नए सूट का इंतजाम कैसे करे। तभी अचानक सुमन की नजर उसकी सिलाई मशीन के पास पड़े ढेर सारे कतरनों पर जाती है। मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए नया सूट तो नहीं खरीद सकती, लेकिन उनके लिए नया सूट बना तो सकती हूँ ना। सुमन उन सभी कतरन को लेकर आपस में एक एक कर सिलने लगती है और सारी रात जागकर अपनी बेटियों के लिए कतरनों से सूट तैयार कर देती है, जिसे पहनकर दोनों बेटियां काफी खुश होती हैं। माँ, ये सूट बहुत सुंदर है, बल्कि इससे सुंदर तो पूरी दुनिया में कोई भी सूट नहीं होंगे। अब हम आराम से कीर्तन में जा सकते हैं। आरती दिव्या अपनी माँ के बनाए हुए कतरनों के सूट को पहनकर कीर्तन में चली जाती हैं। लेकिन तभी कीर्तन में मौजूद हर कोई उन दोनों बहनों को देखकर हंसने लगता है। इन दोनों जोकरों को तो देखो कैसे रंग बिरंगे सूट पहनकर आई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनका सूट ढेर सारे कतरनों से बना हुआ है। इन्हें देखकर तो मेरी हंसी ही रुक नहीं रही। कीर्तन में मौजूद हर औरत दोनों बहनों के सूट का मजाक उड़ाते हुए काफी हंसने लगती हैं, जिसके चलते दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने घर आ जाती हैं। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो तुम दोनों नया सूट जल्दी पहनोगी। देखना, वो सूट इतना सुंदर होगा, इतना अलग होगा ना कि हर कोई उसे देखता ही रह जाएगा। सुमन अपनी दोनों बेटियों को हौसला देकर उन्हें शांत करवाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजरने लगते हैं। सुमन रोज की तरह सिलाई मशीन पर बैठकर कपड़े सिल रही होती है कि तभी वहाँ हाथों में शादी का कार्ड लिए उसकी बहन चमेली आती है। अरे चमेली, मेरी बहन, तू कैसी है? कितने समय बाद तुझे देख रही हूँ। खबर ऐसी थी कि आना ही पड़ा। मेरी बेटी रीना की 2 हफ्ते बाद शादी है। तुझे और तेरी दोनों बेटियों को जरूर आना है।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम लोग जरूर आएंगे। मेरी बेटी की शादी में बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, तो वहाँ पर अपनी बेटी को ये फटे सूट पहनाकर मत ले आना, वरना हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। इतना कहकर चमेली शादी का कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है। वहीं अपनी मौसी की बातें सुन दोनों बहनें कहती हैं, हमारे पास तो नया सूट नहीं है और हम बिना नए सूट के शादी में कैसे जाएंगे, इसलिए माँ आप ही चली जाना शादी में। तुम लोग फिक्र मत करो, तुम दोनों शादी में जाओगी, वो भी नया सूट पहनकर। सुमन अपनी दोनों बेटियों के लिए नया सूट लाने के लिए रात भर जागकर लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर देती है और धीरे धीरे करके उनके सूट के लिए पैसे जोड़ती है। मेरी कमर, मन तो कर रहा है थोड़ी देर लेट जाऊं, लेकिन अगर लेट गई तो अपनी दोनों बेटियों के लिए नया सूट कैसे ला पाऊंगी। सुमन एक हफ्ते तक लगातार मेहनत करती है और आखिरकार सुमन सूट का कपड़ा लेने के लिए पैसे जोड़ ही लेती है। आखिर मैंने सूट के कपड़े के लिए पैसे जोड़ ही लिए, अब मेरी बेटियां भी नया सूट पहनेंगी। सुमन उन पैसों को लेकर कपड़ा लाने के लिए शहर की तरफ जा रही होती है। तभी अचानक सुमन एक गड्ढे में गिर जाती है और उस गड्ढे के रास्ते वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। हे ऊपर वाले, ये मैं कहाँ आ गई और ये कैसी जगह है? यहाँ तो सारे घर, जमीन, पेड़ सब कुछ सोने और चांदी का बना हुआ है, ये मैं कहाँ फंस गई? अपने चारों तरफ सोने और चांदी की बनी हुई चीजों को देखकर सुमन काफी हैरान हो रही होती है कि तभी उसके सामने एक रानी आ जाती है। मैं इस जादुई सोने और चांदी की दुनिया की रानी हूँ, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उस रानी को देखकर सुमन काफी डर जाती है और डरते डरते उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर तुम एक अच्छी इंसान हो, इसीलिए तुम इस जादुई दुनिया में आई हो। इस दुनिया में आने वाला इंसान साफ दिल का होता है, तुम्हें क्या चाहिए बताओ? हमारी जादुई दुनिया में आने वाले को हम कभी भी खाली हाथ नहीं भेजते। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ मेरी दोनों बेटियाँ जिंदगी में एक बार अच्छा सूट पहन सके। सुमन की बात सुन वो रानी अपनी जादुई छड़ी से जादू करके सुमन को सोने और चांदी का एक एक कपड़ा देती है। इन कपड़ों से तुम अपनी बेटियों के लिए सोने और चांदी के सूट सिलना। सुमन रानी से सोने और चांदी का कपड़ा लेकर वापस अपनी दुनिया में आ जाती है और जल्दी से अपनी बड़ी बेटी के लिए सोने का सूट और वहीं छोटी बेटी के लिए चांदी का सूट बनाकर तैयार कर देती है, जिसे पहनकर उसकी दोनों बेटियां बहुत ज्यादा खुश होती हैं। माँ, ये सोने और चांदी का सूट तो सच में बहुत सुंदर है। हाँ माँ, आपने सही कहा था, हमारा सूट सबसे अलग और अनोखा होगा। सोने और चांदी का सूट पहनकर दोनों बहनें काफी खुश होती हैं। तभी जैसे ही दिव्या अपने सोने के सूट पर हाथ फहराती है तो उसके अंदर से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। ये क्या माँ, मेरे सोने के सूट के अंदर से सोने के सिक्के कैसे गिरे? दिव्या को देख जैसे ही आरती अपने सूट पर हाथ फहराती है तो उसके चांदी के सूट के अंदर से भी चांदी के सिक्के गिरने लगते हैं, जिसे देखकर दोनों बेटियां काफी खुश होती हैं। इसका मतलब ये कोई साधारण सोने और चांदी का सूट नहीं, बल्कि जादुई सोने और चांदी का सूट है, जिससे हम जितना चाहें उतना सोना और चांदी ले सकते हैं। जादुई सोने चांदी का सूट पाकर तो जैसे मानो दोनों माँ बेटियों की किस्मत ही बदल गई थी। दोनों बहनें शादी में भी सोने और चांदी का सूट पहनकर ही जाती हैं, जिसके चलते शादी में हर कोई दुल्हन को छोड़कर सिर्फ उन दोनों बहनों को ही देख रहा होता है। मैंने तुम दोनों से अच्छा सूट पहनकर आने को कहा था, लेकिन तुम तो ये सोने और चांदी का ही सूट पहनकर आ गई। आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मौसी जी, यही समझ लीजिए कि हमारी लॉटरी लग गई है। दोनों बहनें अपने सोने चांदी के सूट की मदद से अपने घर की आर्थिक स्थिति को बिल्कुल ठीक करती हैं और अपनी माँ को एक बड़ा सा बुटीक भी खोलकर देती हैं और अब तीनों माँ बेटियाँ एक अच्छी जिंदगी जीती हैं। इसी के साथ सोने और चांदी का जादुई सूट पाकर दोनों बहनों में कोई घमंड या लालच भी नहीं आता और अब अपने जादुई सोने चांदी के सूट से वो जरूरतमंद लोगों की भी मदद करती है।